नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी ख़बरों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और इसमें मदद लेते हैं कुछ जानकार लोगों की। अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो बाइडन अमेरिका में प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद भारत से कैसे ताल्लुकात होंगे। एक इशारा मिल रहा है वाशिंगटन से कि जो बाइडन ने अपनी ही पार्टी डेमोक्रेट्स में से उन लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी है जिनके ताल्लुकात भारत के आरएसएस से हैं। यानी मोदी जी ने जो कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, ऐसा लगता है कि उस पर एक तरह से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। इस सब को जानने समझने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं अनीस अहमद खान साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आरएसएस और बीजेपी की कार्यशैली, उनका वर्किंग स्टाइल, उस पर ख़ास नज़र रखते हैं। जब हाउडी मोदी हुआ था अमेरिका में, उस वक्त एक बड़ी तादाद में आरएसएस के लोग भारत से भी गए थे और वहाँ आरएसएस के लोगों का फंडिंग और वो ऑर्गेनाइज जो किया गया था बड़ा प्रोग्राम हाउडी मोदी, उसमें बताया जा रहा था कि आरएसएस के लोग काफ़ी एक्टिव हैं, उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है। अनीस अहमद खान साहब, आप बताइए कि ये जो बाइडन जो कुछ कर रहे हैं, आरएसएस से दूरी का इशारा जो दे रहे हैं, उसका क्या मतलब है? आप कैसे? इन्होंने दो लोग हैं जो हिंदुस्तान के, आरएसएस तो नहीं कहेंगे, वहाँ पे एसएस है, स्वयं सेवक संघ, इस तरीके से ट्रिपल एस वजह उसकी क्या है, वो राष्ट्रीय नहीं हो सकता वहाँ पे, क्योंकि अमेरिका में है तो स्वयं सेवक संघ है वहाँ पे, स्वयं सेवक संघ उनका है, अमेरिकन जो है। तो सोनाल शाह और एक अमित जानी जो लोग थे इससे जुड़े हुए थे और फंड रेजर भी थे। उन्होंने काफ़ी जो बाइडन के जो कैंपेन है उसमें हिस्सा लिया, उसमें पैसा भी उन्होंने काफ़ी कमेटी में थे, उसमें भी थे। तो उनको उन्होंने अब जो नई कमेटी बनाई है अपने, इनकी तो प्रचार की एक कमेटी बनती है और सारी चीज़ें कमेटियाँ होती हैं, उनके हिसाब से ही काम होता है। अमेरिका में तो बड़ा सिस्टमेटिक है, वहाँ ऐसा नहीं होता कभी किसी को ले आए कभी किसी को ले आए, तो वो लोग उसका चलाते हैं किस तरीके से करना है। तो इन दो लोगों को अपनी उन्होंने आइंदा आने वाली जो पब्लिसिटी कमेटी है उनसे अलग कर दिया। तो सोनाल शाह है और ये आपके जो है अमित जानी, ये बड़े पॉपुलर आदमी हैं और इनका ताल्लुक भारत में आरएसएस से रहा है काफ़ी गहरा। फंड रेजर भी हैं ये, लेकिन फंड रेजिंग ये करते हैं वहाँ पे जो आरएसएस मतलब दक्षिणपंथी जो है राइटिस्ट ग्रुप है, उन लोगों से फंड लेके आते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग और हैं, जो पिस्टन हैं जो कि कांग्रेस के लिए खड़े हुए थे, और एक हैं आपके तुलसी गबार्ड, ये लोग खड़े हुए थे। इनके लिंक जो तुलसी गबार्ड है, इनके तो फादर जो हैं वो एकल विश्वविद्यालय के जो चला है भारत, आरएसएस इंडिया में चलाया आए, वो वहीं से डॉक्टर हैं, अमेरिका से आए थे। इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ चलाई आरएसएस के लिए, आरएसएस वालों ने वो के लिए, कि वो गांव देहातों में एक टीचर और वो कई बच्चों को बिठा के पढ़ाएगा बगैर पैसे के। एकल विद्यालय कहते हैं, मतलब सिंगल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी वो एक अकेला आदमी जिस तरफ चाहे बच्चों का जहन उस तरफ ले जाए, इसीलिए ताकि कोई दूसरी बात करने वाला कोई हो ही नहीं, इसीलिए और उनकी तरबियत जो हो वो हार्डलाइन और पेरेंट्स से समझे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। जी। यानी ये आप अगर देखिए तो ये बिल्कुल वही है जो मस्जिदों में ले जाके कुरान पाक को पढ़ाते हैं ना, उनसे कुछ इंस्पायर्ड जैसे लोग कहते हैं। तो ये लोग हैं वो जो इनके साथ थे और डेमोक्रेट्स के साथ थे, लेकिन इनको जो बाइडन ने छांटना शुरू कर दिया है। साथ में ये लोग हैं, दो तो निकाल ही दी उन्होंने अपनी कमेटी से बाहर, और दो चूँकि हार गए कांग्रेस का चुनाव तो ऑटोमेटिकली अलग हो गए, लेकिन उनके कनेक्शन भारत से है। जो वहाँ पे जो आरएसएस की शाखा है तो बहुत पुरानी है, जब दिल्ली में हिंदुस्तान में शुरू हुई थी, उसी के साथ विदेशों में शुरू हुई थी, लेकिन अमेरिका में पहुँची है ये। तो इन लोगों का काम ही एक्टिवाइज करते रहते हैं। कई बार इन लोगों ने ऐसा किया है और वहाँ पे यहाँ से प्लेन भर के कभी कभार
विश्व हिंदू परिषद के लोग जाते भी हैं। और एक बार गए थे तो हमारे एक दोस्त उसके साथ गए थे, तो उन्होंने बताया बड़ा डर लग रहा था। सब हवाई जहाज में सारे साधु बैठे हुए थे और कहीं भी वो जय श्री राम चिल्लाने लगते थे, तो बड़ा खौफ आया। लेकिन गए थे जब वहाँ पे कोई मंदिर बना था, उसका उद्घाटन होना था इस तरीके से। तो वहाँ पे एक ग्रुप है, और ये जो SSA का ग्रुप है, SSR का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, SSS का जो ग्रुप है, राष्ट्रीय तो नहीं, हाँ स्वयंसेवक संघ का जो ग्रुप है, तो इनके वीकली मीटिंग भी होती है। जैसे यहाँ पे शाखा लगती है ना, तो वहाँ डेली तो लग नहीं सकती है, तो वहाँ वीकली मीटिंग वहाँ लोग ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए सिर्फ संडे में मिल पाते हैं। वो एक दिन डिसाइड हो जाता, उसमें ज़्यादातर हिंदूज आते हैं जो इनके वो, तो उनको वही RSS का जो प्रचार है वो दिया जाता है, उनकी किताबें दी जाती हैं, दिवाली मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है। हालांकि होली दिवाली जब वहाँ मनाई जाती है विदेशों में, तो उसमें हर कम्युनिटी के लोग शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है, मेरी बेटी वहाँ पे थी गूगल में, तो जब होली मनाएगी तो उनको बाकायदा इनवाइट किया गया और गई, उनका बड़ा मज़ा आया। वहाँ पे कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था, सब एक इंडियन त्यौहार मना रहे थे। लेकिन अब जो संघ के लोग जाके उसको इंडियन ना ख़त्म करके हिंदू त्यौहार कर रहे हैं। अच्छा, इस सब का ये जो जो बाइडन ने जो ये कदम उठाए हैं, अपनी ही पार्टी के उन लोगों को साइडलाइन किया है, इससे क्या मैसेज क्या है, भारत के लिए क्या मैसेज है? देखिए, जो बाइडन की अगर पॉलिसी देखें तो वो CAA का सपोर्ट करते रहे हैं, और आप देखिए CAA के खिलाफ बोलते रहे। हाँ, नहीं मतलब खिलाफ बोलते रहे, CAA नहीं होना चाहिए। नहीं, उनके एजुटेशन को सपोर्ट करते रहे। कश्मीर मुद्दे पे वो बोले हैं, उन्होंने कहा, और ये आप आज तक ये कहा जा रहा है कि वो आए हैं तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ कश्मीर के मसले पे वो कुछ ना कुछ कहेंगे। वो कहते रहे, इलेक्शन के कैंपेन में भी उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया और CAA का मुद्दा उठाया था, और वहाँ के मुसलमानों ने उनको जम के सपोर्ट किया इन सब बातों के लिए, पूरी तरीके से सपोर्ट किया। जो कि जितने भी मुसलमान थे वो वोट ज़्यादातर ट्रम्प की बजाय इनको पड़े हैं जाके। अच्छा, अब एक चीज़ और है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अब की बार ट्रम्प सरकार का जो नारा लगाया था, कहीं उसका तो असर नहीं है, या वो ज़ाती तौर पर ऐसी सोच रखने वाले हैं जो हार्ड लाइन के ख़िलाफ़ है, या किसी भी जिसे राइटिस्ट कहा जाता है, चूँकि RSS BJP की जो सोच है उसे राइटिस्ट ही कहा जाता है, यही डिफाइन इसी तरह से हो सकता है। तो क्या है कुछ, क्या मोदी जी? देखिए काजिम साहब, आप, मैं बात बीच में काट रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। आप अक्सर ये कहते रहे कि अमेरिका तो एक हथियार बेचता है, व्यापारी है वो, और भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। बिल्कुल। उनको इससे मतलब नहीं है। जहाँ मार्केट नहीं भी होती वहाँ मार्केट वो बना लेते हैं। वो दो भाइयों को आपस में लगवा के मार्केट, उन्होंने पहले भी थी यहाँ पे मार्केट उनकी, लेकिन पहले इतनी ओपन नहीं थी, रूस भी माल देता था। लेकिन अब जो हमारी नई सरकार आई है, जो राइटिस्ट सरकार थी, तो ट्रम्प के बहकावे में आ गई, जिस तरीके का आ गई, और इनको ऐसा लग रहा था जैसे मोदी जी बार बार जीत के आ रहे हैं, इसी तरीके से हो सकता है ट्रम्प भी जीत के। लेकिन अमेरिका की जो डेमोक्रेसी बिल्कुल अलग तरीके की है, वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। हंगामा मचवाया ट्रम्प ने, सब कुछ किया, लेकिन ट्रम्प का जो एग्जिट हुआ है, तो आप देखिए कितने बेइज्जती के साथ एग्जिट हुआ है। कि नहीं, उनको भाषण में भी जो बाइडेन ने उनकी बुराई की कि वो नहीं आए हैं, यहाँ तक कहा इस तरीके से। और अमेरिका में कोई उनकी इज्जत इतनी रही नहीं थी, नहीं कि भाई वो गए हैं वैसा हो जाए, जैसे ओबामा और इसके अलावा और भी लोग गए हैं, रिपब्लिकन के से गए हैं, तो उनका ऐसा नहीं हुआ। वैसे भी रिपब्लिकन देखा जाए तो राइटिस्ट ग्रुप है वहाँ पे। अच्छा, इस ज़माने में मुझे याद आता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब हुकूमत में थे, ये बात ठीक है कि वो हथियार बेचने की कोशिश में रहते हैं हर जगह, उनकी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से उनकी हथियार की मार्केट जो है वो एक तरह से नुकसान भी हुआ है। मिसाल में मुझे याद आता है कि ईरान ने उनका ड्रोन गिराया, भारत भी वो ड्रोन ख़रीदने वाला था और ये सौदा जो है वो अधूरे में लटक गया। अब ईरान ने अपने घर से, अपने मुल्क के अंदर की बनाई हुई मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उसको गिरा लिया, और उसके बाद उस ड्रोन को ईरान ने ये दावा किया है कि इस तरह का जो भी ड्रोन अमेरिका का है, दुनिया में कहीं भी उसकी मूवमेंट पर हम नज़र रख सकते हैं। तो अब
ये जो हथियारों की मार्केट भी एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ज़माने में हुआ, क्या आपको क्या लगता है जो बाइडन किसी तरह से अपनी वो खोई हुई इमेज मुल्क की और ख़ुद हथियार बेचने वालों की मुल्क, देखिए वो तो उनका जैसे वो इमेज क्या वापस ले पाएंगे? जिस तरीके से प्लानिंग चल रही है उनकी कि ईरान के साथ भी बात करने वाले हैं, वो न्यूक्लियर डील पे आप जानते हैं, और लोगों के साथ बात करके वो आने वाले, जैसे कि उन्होंने एकदम से आते ही साथ मुसलमानों के ऊपर जो ट्रेवल बैन लगा था 7 कंट्रीज़ के ऊपर वो खोल दिया है। तो वो इससे लगता है कि उनकी पॉलिसी जो है वो इस तरीके की कि सबको मिला के जो ट्रंप साहब बेड़ा गर्क करके गए हैं अमेरिका का, यही कहूँगा। अब उनके बेड़ा गर्क करने की तो बात है, देखिए कि ईरान भी उनके पोम्पियो से लेकर जितने बड़े ऑफिसर्स थे उनको बैन कर रहा है। इंडिया में सब की बात देखिए, चाइना ने भी बैन किया है। चाइना ने तो बहुत पहले बैन कर दिया था, ईरान तो थोड़ी, मतलब आप हमारे यहाँ आ ही नहीं सकते हैं। और यानी नॉर्मल सिटीजन जो वीज़ा लेके आमतौर पे आ सकता है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत उस नॉर्मल सिटीजन की नहीं रही। दोनों कंट्रीज ने कर दी है। इसके अलावा आप देखिए कि मोदी जी ने देर नहीं लगाई है बाइडन को मुबारकबाद देने की। आप देखिए, जबकि कई लोग जब बाइडन ही जब जीते थे तो टर्की से लेके कई लोगों ने काफ़ी दिनों इंतज़ार किया कि अब इसके ऊपर करना क्या चाहिए, और उन्होंने बाद में मुबारकबाद देना शुरू की। इन्होंने देर नहीं लगाई, जैसे ही उन्होंने शपथ लिया और उसके पहले उन्होंने जैसे उनका रिजल्ट आए और दाग दिया कि भाई मुबारक हो। तो इनकी जो भारत की जो हमारे हम कहते हैं कि इस वक्त कोई पॉलिसी नहीं है, ये अपने आप में बड़े उलझे हुए हैं यहाँ के मूवमेंट से कि भी, और विदेश की पॉलिसी जो रूस इनका बड़ा साथ देता था, ईरान इनका बड़ा साथ देता था तेल के मामले में, उससे उन्होंने ताल्लुकात ख़त्म कर दिया। अब ये परेशान है जो सऊदी अरब ने तेल के बारे में अपनी पॉलिसी अख्तियार की नई तरीके से, उसमें परेशान है कि वो हमें तेल देगा कि नहीं दे पाएगा। जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर उन्होंने शिकायत भी की कि भाई ऐसा हो रहा है। अब वो एक बड़ी डिटेल बात है, उसके लिए अलग से मौजूद होता है। लेकिन सऊदी अरब भी पीछे कदम हटा रहे, क्योंकि सऊदी अरब खुद परेशान है इन सब चीज़ों से। तो हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी वो पता ही नहीं चल रही वो कहाँ है। अभी चाहे चीन के साथ मिल रहे थे हम लोग, बड़े करीब हो रहे थे चीन के साथ, यानी झप्पी पे झप्पी डाले पड़े थे चीन के साथ। अब चीन कहाँ है? चीन बड़ा अजीब है। चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन हमारे बड़े लोग, हमारी सरकार में बड़े लोग जो हैं वो चीन का नाम दुश्मन के तौर पर लेना भी नहीं चाहते। ये बिल्कुल अजीब सूरत है भाई। देखिए, नहीं तो जहां हमारा फौजी शहीद हुआ हो, जहां हमारा फौजी मारा गया हो, उसके खिलाफ भी देश का प्रधानमंत्री ना बोले, ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। भाई देखिए, चीन में कितना इन्वेस्टमेंट है गुजरातियों का, और गुजरात कौन अपना देश कहता है? वो मोदी जी। तो ये तो बिजनेस भी सही ढंग से नहीं करना जानते। इस वक्त देखिए कि अगर आप कुछ दिनों बाद इसका रिजल्ट आएगा, धीरे धीरे जो किसान मूवमेंट चल रहा है, तो इसमें जो इनके सेठ है ना, वो भी इनका साथ छोड़ के चली जाएंगे। जिस तरीके से एक छोटी सी बात है, ट्विटर ने अमित शाह का अकाउंट सस्पेंड कर दिया अचानक। हालांकि वो रहा कुछ देर तक, लेकिन हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर का अकाउंट सस्पेंड कर देना ट्विटर का अपने आप में मायने रखता है। और उसने जब मीटिंग हुई, पूछा गया कि आपने ट्विटर अकाउंट क्यों इनका सस्पेंड किया था, बीजेपी वालों ने जब पूछा, तो उन्होंने कहा साहब वो कुछ कॉपीराइट का चक्कर था, एक फ़ोटो थी उसकी कॉपीराइट का। तो अमित शाह की उसमें जो फोटो आएगी वो कॉपीराइट कहाँ उसमें लागू था, लेकिन कैंसिल कर दिया। तो कर दिया उन्होंने, सस्पेंड कर। हालांकि फ़ौरन उन्होंने उसको रिस्टोर कर दिया, जैसे ही हंगामा हुआ उन्होंने फटाक से उसको, लेकिन किया। सबसे बड़ी बात ये है। तो फिर उसके ऊपर उन्होंने एक चीज़ और कही, जो इनकी वैल्यू है, आप जो बात कर रहे हैं कि हम इसका लिख के जवाब देंगे, ऐसे आपके सामने ज़बानी जवाब नहीं दे सकते। जी। तो अब यहाँ की पॉलिसीज़ की क्या वैल्यू है? तो बहरहाल आपको लगता है कि बाइडन ने जो कुछ आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को अपने से दूर किया है, तो क्या उसमें मोदी को भी दूर करने का इशारा है? वो मैं समझना चाहता हूँ। अब देखिए, आप अक्सर हम आपके बुलेटिन सुनते हैं, उसमें आप कहते हैं कि ये तो व्यापारी है। हाँ। और अमेरिका तो हथियार बेचता है, और जैसा अभी आपने फरमाया कि वो तो हथियार जब बेचने के लिए वहाँ पे ग्राउंड भी तैयार करता है कि इस तरीके से हथियार बेचे। तो अमेरिका की कोई पॉलिसी हमने आज तक देखा है कि वो तो व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापारी है। वो अभी चीन के साथ उसे ये लगता है कि साहब 4-5 हज़ार किलोमीटर का समंदर बीच में है,
जो कुछ आग लगे उधर ही लगे, मुझे तो लगेगी नहीं। अब इसलिए वहाँ अब आप देखिए जंगें कराते रहे। पोम्पियो को कभी नहीं कहा था भारत ने कि जाकर आप चीन में मदाखलत कर लीजिए। वो चीन के बॉर्डर पे चले गए, उन्होंने कह दिया कि हम अपनी फौजें लगा देंगे और चीन को घुसने दी, क्या जरूरत थी। और निमिट्स बेड़ा भेजा हमें ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ईरान ने उसका जो प्रोटोटाइप बना करके तबाह करके दिखाया तो अब उस निमिट्स का जिक्र भी अब नहीं होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। और बहरहाल ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बाइडन आने वाले वक्त में भारत के साथ कैसे ताल्लुकात रखना चाहेंगे, कैसे रिश्ते रखेंगे। और उसमें ये बड़े अफसोस की बात है कि भारत एक बड़ा देश है, बड़ा मुल्क है। अगर हम अपनी हैसियत जाने, अपनी इज़्ज़त दुनिया के सामने रखना जाने, तो हमें किसी के दरवाजे पे झुकने की ज़रूरत नहीं हो और हमें ये भी देखने की ज़रूरत ना हो कि कहाँ कौन सी सरकार बनी है और वो सरकार हमारे साथ कैसे चलेगी। लेकिन वक्त बदला है, वक्त के साथ सियासतदान बदले हैं और सियासतदानों ने मुल्क की हैसियत ये बना दी है कि अब हमें दूसरे मुल्कों की हुकूमतों के बनने और बिगड़ने से ये सोचना पड़ता है कि हमारी जेब पर कितना असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।